नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहा है इंडिया। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे हैं। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और संगम में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित करके मेला क्षेत्र में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। साथ ही ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि स्नान करने वाले लोगों को किसी तरह से किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। संगम में आस्था की डुबकी। प्रयागराज में माघ मेले का स्नान। भारी सुरक्षा, बेहतरीन इंतजाम। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन सुबह से ही श्रद्धालु स्नान करने पहुंचने लगे। आस्था की ऐसी विशाल डुबकी का सिलसिला शुरू हुआ कि सुबह चंद घंटे में ही लाखों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में डुबकी लगाई। प्रयागराज में माघ मेले की मौनी अमावस्या के स्नान के लिए करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको ठीक स्नान का जो घाट है, त्रिवेणी महत्वपूर्ण घाट है, उसके पास की दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ ही भीड़ है। हर तरफ स्नान करने के लिए एक तरफ से जत्था आ रहा है, दूसरी तरफ से जत्था निकल रहा है, तो लोगों की भारी भीड़ है और इस भीड़ के बीच में स्नान करने के लिए तमाम लोग पहुंचे हैं। मेला प्रशासन को उम्मीद है कि मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर करीब 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान के लिए आ सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था भी चाक चौबंद है। माघ मेले पर सीएम योगी की पल पल नजर रही है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संगम में उमड़ने वाली करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर मेला क्षेत्र में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। हर स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती कर निगरानी को और मजबूत किया गया। इस भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पुलिस का भी खास बंदोबस्त है। आप देखिए पुलिसकर्मी किस तरीके से मुस्तैद हैं और कतारबद्ध होकर खड़े हैं और सैकड़ों की तादाद में देखिए किस तरीके से एक पूरे अलाइनमेंट में कतारबद्ध होकर ये पुलिसकर्मी खड़े हैं। महत्व है इनकी मौजूदगी का, क्योंकि जो भीड़ है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ मौजूदगी है पुलिस की और हजारों पुलिसकर्मी इसी छोर पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ मौजूद हैं। आगे घाट है और घाट के आगे व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्व है। आप देखेंगे यहाँ पर वज्र वाहन भी खड़ा है। भीड़ में, दंगे की स्थिति में, चुनौतीपूर्ण स्थिति में वज्र वाहन का खास महत्व होता है, तो ये वाहन भी मौजूद है और पुलिस कर्मियों का जो रोल है वो भी बदला हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ ही संवाद का काम भी ये पुलिसकर्मी कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि कैसे पूरे मेला क्षेत्र को 3 घेरे में बांटा गया है। सबसे बाहरी घेरे में स्थानीय पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो शहर और मेला क्षेत्र की सीमाओं पर लगातार चेकिंग कर रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दूसरे यानी मिडिल घेरे में पीएससी और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। ये बल लगातार पैदल और वाहन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। भीड़ नियंत्रण, घाटों की सुरक्षा और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जवानों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे भीतरी और संवेदनशील सुरक्षा घेरा संगम नोज पर बनाया गया है। यहाँ पुलिस, एनडीआरएफ और पीएससी की संयुक्त टीमें तैनात हैं। संगम क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। श्रद्धालुओं की आवाजाही पर लगातार नजर रखी जा रही है। पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। इसके अलावा एटीएस की तैनाती की गई है। खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हैं। देखिए, हमारी सिविल पुलिस के साथ में पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। उसके साथ ही हमारे आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं और एटीएस की टीम, एसटीएफ की टीम, इस तरह से अलग अलग एजेंसी उनकी टीम तैनात की गई है। और इसी के साथ जो जल पुलिस के साथ में बढ़ रहा जो पीएससी की प्लेटफॉर्म्स हैं, कंपनीज हैं और साथ ही हमारे जो प्रशिक्षित गोताखोर हैं उनको लाइफ जैकेट के साथ में तैनात किया गया है। इस तरह से विभिन्न फोर्सेज को एक सामंजस्य बिठाते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा और जाम से बचने के लिए यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। ई रिक्शा, ऑटो और अन्य सवारी वाहनों का कई मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। नदी पर बने प्लाटून ब्रिज भी बंद रखे जा रहे हैं।
क्राउड मैनेजमेंट के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। कई ऐसे पीपा पुल हैं जिनको अब आज बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो दो छोर हैं संगम के अलग अलग हिस्सों में एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो और जो भीड़ है एक जगह पर आए, स्नान करे और वापस निकल जाए, ऐसे इंतजामों के लिए ये व्यवस्था की गई है। इस महीने की शुरुआत में ही सीएम योगी ने अधिकारियों संग एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, भीड़ प्रबंधन और महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए थे। सीएम ने साफ कहा था कि आस्था के इस महापर्व में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रयागराज से दीपक गंभीर के साथ अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया। मौनी अमावस्या के स्नान की धूम है। प्रयागराज हो या फिर काशी, अयोध्या हो या फिर हरिद्वार, घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला रात से ही लगना शुरू हो गया था। कड़कड़ाती ठंड और कोहरा था, लेकिन आस्था के आगे ये टिक नहीं सका। लोग वहां भारी भीड़ में पहुंचे। हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज। मौनी अमावस्या का स्नान आस्था का विहंगम दृश्य। माघ महीने की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और मौन व्रत धारण करते हैं। ये दिन ईश्वर के साथ साथ पूर्वजों की आराधना के लिए भी बेहद खास माना जाता है। हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मौनी अमावस्या पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करके जप तप दान करने का महत्व है। मान्यता ये है कि आज मौनी अमावस्या है, बड़ा पर्व है, अपने पितरों को पिंडदान देंगे और गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भीषण ठंड होने के बाद भी श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना करने पहुंचे। गंगा स्नान करने के लिए देर रात से ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया था। आज ये मतलब वर्ष का प्रथम स्नान है और मुझे इससे ज्यादा ये भगवान की इतनी कृपा है कि इतना ज्यादा ठंडक मतलब अभी लग नहीं रहा है, लेकिन है बहुत ज्यादा ठंडक। हम लोग मौनी अमावस्या पे सरयू जी स्नान करने आए हैं और अयोध्या जी में भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। स्नान करने में बहुत अच्छा भी लगा, मज़ा आया और हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ, माता जी हमारी हैं। प्रयागराज, अयोध्या, बनारस सब जगह ये प्रमुख स्नान है माघ मेले का। इसके बाद बसंत पंचमी आएगा, सबसे पूर्ण मौनी अमावस्या पर्व स्नान है। तस्वीरें राम नगरी अयोध्या की हैं। भोर से ही श्रद्धालु सरयू स्नान के लिए घाटों पर पहुंचने लगे। सरयू घाटों पर हर हर राम और जय श्री राम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान कर दान पुण्य किया और भगवान श्री राम से सुख समृद्धि की कामना की। सरयू घाटों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और जल पुलिस को तैनात किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर रहीं। घाटों पर बैरिकेडिंग कर भीड़ नियंत्रण किया गया, जबकि महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास मार्ग बनाए गए। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद दान और बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन का भी अपना ही महत्व है। गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट से मेला क्षेत्र को 4 जोन और 11 सेक्टर में बांटा। घाट के किनारों पर बैरिकेडिंग कराई गई है ताकि कोई गंगा से ज्यादा दूर तक न जाए। वाराणसी के गंगा तट पर ब्रह्म मुहूर्त से गंगा स्नान का दौर शुरू हो गया। काशी के 80 घाट पे है और मौनी अमावस्या का पर्व है। यहाँ देखिए हजारों लोग जो है गंगा स्नान करने आए हैं।
धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन काशी में और प्रयाग में गंगा स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। संगम नगरी प्रयागराज की स्नान की अलग ही तस्वीर दिखती है। संगम तट पर बने कैंपों में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। जत्थे के जत्थे स्नान करने निकले। बहुत सारे लोग मौन व्रत धारण किए हुए थे। पौराणिक ये चीजें बातें हैं और एक महीने संगम के इस पावन तट पर यदि आदमी स्नान करता है तो इसी हमारे उसमें शास्त्र मानता है कि आदमी मोक्ष को प्राप्त होता है। और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के मुख्य मंदिर बद्रीनाथ और केदारनाथ परिसर में इस बार मोबाइल फोन और कैमरों पर बैन लग गया है। यानी कि मंदिर परिसर अब आपको जो लोग वहां से रील बनाते हुए दिखते थे मंदिर परिसर के अंदर, वो नहीं दिखाई देंगे। और इस फैसले का मुख्य कारण है मंदिरों में भीड़ की समस्या। चार धाम यात्रा में फोन पर लगी पाबंदी। मंदिर परिसरों में अब नहीं बनेगी रील। चार धाम यात्रा हमेशा से भक्ति और श्रद्धा का विषय तो था ही, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया से जुड़े युवा लोगों ने इसको रील बनाने और ब्लॉगिंग करने का अवसर बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि प्रसाद से ज्यादा वहाँ लोग मोबाइल और कैमरे लेकर पहुँचने लगे। समस्या तब बढ़ गई जब दर्शन के लिए पहुँचे लोगों को दिक्कतें होने लगी। मंदिर परिसर से भीड़ कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। इसका मुख्य कारण वहाँ खड़े वो लोग थे जो वीडियो रिकॉर्डिंग या रील बनाने में जुटे हुए थे। अब उत्तराखंड चार धाम के सभी इलाकों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट और अधिकारियों ने एक मीटिंग के बाद ये फैसला किया कि मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेकर नहीं जाएगा। उसके लिए एक BKTC एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहाँ पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं, आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फोटो ले सकते हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि राज्य की चार धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, जहां लोग भक्ति भाव से आते हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन और कैमरे जमा करने होंगे। जो अननेसेसरी लोग आ जाते हैं और आधे एक घंटे उसी परिसर में घूमते हैं, तो जो वास्तव में श्रद्धालु होते हैं उनको फिर प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। पिछले तीर्थ यात्रा सीजन के दौरान राज्य के चार धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस साल तीर्थ यात्रा को और भी सुचारू और आसान बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी लगभग शून्य तक पहुंच गई। सुबह में विजिबिलिटी बहुत कम थी, सड़क पर कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो रहा था। ऐसे में सड़क हादसों में अचानक से फिर तेजी देखी गई है। सिर्फ दिल्ली NCR ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर दिख रहा है। यूपी के फतेहपुर में घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक 10 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस भी भीषण कोहरे को देखकर परेशान है। वहीं अमरोहा में घने कोहरे का कहर दिखा। लखनऊ दिल्ली NH पर कई गाड़ियां टकराई।
हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। सड़क हादसों की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। आनंद विहार, ITO, सराय काले खां, धोला कुआं, मोती बाग, नोएडा, जनपथ, दिल्ली एयरपोर्ट। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली और मौसम के भी सुधरने के आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। की वजह से कई हादसे हो रहे हैं और हादसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कोहरे और प्रशासन की लापरवाही ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान ले ली है। 70 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ी गिरी और डूबकर इंजीनियर की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन ने गड्ढे को भरवाया है। ग्रेटर नोएडा में एक बेहद दुखद हादसा हो गया। कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता गुरुग्राम से देर रात ऑफिस से घर लौट रहे थे। कोहरा घना था और सड़क किनारे रिफ्लेक्टर नहीं थे। इस वजह से उनकी कार एक खुले नाले की बाउंड्री से टकरा गई और पास के खाली प्लॉट में भरे गहरे पानी में जा गिरी। हादसे के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने आवाज सुनकर मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस, गोताखोर और NDRF की टीम ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवराज की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसका उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर जो बैरिकेडिंग्स होते हैं वो नहीं लगाए गए, प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए गए और पास में ही खाली प्लॉट में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खुला नाला है, ओपन ड्रेन है, जहाँ से जो है ड्रेन का पाइप जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो होता नजर आ रहा है। इस खाली प्लॉट में पानी जमा होने के कारण जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने जो युवक है उसकी पहचान करके बताया है कि वो युवराज मेहता है और उनके मुताबिक जो हादसा है वो शुक्रवार देर शाम को हुआ है। सड़क पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं था। बहुत ज्यादा कोहरा पड़ने की वजह से युवराज को आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था और उनकी जो कार है वो पास के ही खाली प्लॉट में गिर गई। यानी न कोई बैरिकेडिंग और न ही किसी तरह का चेतावनी वाला साइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से लगाया गया था। लेकिन NDTV ने थोड़ी छानबीन की तो एक चश्मदीद मिला और उसने जो खुलासे किए वो बेहद चौंका देने वाले थे। जी, उस दिन 16 तारीख की रात की बात है। धुंध बहुत ज्यादा थी। धुंध के कारण गाड़ी सीधा मोड़ से सीधा मुड़ने की जगह वो सीधा दाग गया नाले में। ठीक है जी। दागने के बाद लड़के ने अपने पिताजी के पास भी कॉल की कि पापा मैं नाले में गिर चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहूँ लेकिन मुझे बचा लो आके। पिताजी आए थे। फिर पिताजी ना के यहाँ पे पुलिस वगैरह पे कॉल की, पुलिस भी टाइम पे आ गई थी। ठीक है जी। पुलिस के 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, जो कि उनके पास सुविधा थी, सारी बचाने की सुविधा थी। लड़का सच्चाई बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है, जो सच्चाई बताऊं तो। फायर ब्रिगेड वाले चाहते तो लड़के को बचा सकते थे। क्यों? लड़का उस टाइम 20 से 25 कदम की दूरी पे गाड़ी पे खड़ा होकर ये बोला था, भाई ये रहा मैं टॉर्च दिखा रहा हूँ आपके, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन लड़के को कोई बचाने अंदर नहीं गया। बोले थे ये बेसमेंट है, इसमें सरिया है, हमारे सरिया लग जाएंगे, हमें इसमें बहुत ठंडा पानी है। लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। जो टीम वहाँ अवेलेबल भी थी, अथॉरिटी की टीम थी, तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी। रस्सी फेंकने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं साधन, न उनके पास स्विमर था, डाइवर था और न बोट था ताकि वो बोट से उस तक पहुंच सके, उसको रिकवर कर सके। सर, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ वीडियोस आए हैं जहां पर देखा जा सकता है कि आपके बेटे फ्लैशलाइट जलाकर गाड़ी के छत से मदद की मांग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हमने बोला कि बेटा तुम कहाँ हो, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो उसने ऑन कर लिया था मोबाइल का टॉर्च, तो उससे पता चला था कि वो कहाँ पे है।
यानी अगर फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो आज युवराज मेहता जिंदा होते। कहीं न कहीं इस मौत का कारण प्रशासन की लापरवाही जरूर है। बेहद दर्दनाक खबर है, किस तरह से एक लाचार महकमे के कारण ये मौत हुई। नोएडा में हुए हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि केस में नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बिल्डर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। गड्ढे को खुला छोड़ने के मामले में एफआईआर हुई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होगी। गड्ढे को किस तरह खुला छोड़ दिया गया, इसलिए बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिन्होंने इतने बड़े गड्ढे, गहरे गड्ढे को खुला छोड़ा हुआ था सेक्टर 150 में, जिसके कारण 27 साल के युवराज मेहता की मौत हो गई। और बिहार के सोनपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक महिला की हत्या करके उसकी लाश को उसके ही घर के सामने, मायके के सामने फेंक दिया गया। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। आरोप महिला के पति और ससुराल वालों पर है और शक है कि मामला दहेज उत्पीड़न का है। 3 लाख रुपए के लिए बहू की हत्या। पुलिस की गाड़ी से लाई गई लाश। मायके के दरवाजे पर फेंक दिया शव। सीसीटीवी से खुल गए सारे राज। सुबह का समय, बिहार के सारण में एक मां अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए उठती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजे के ठीक सामने एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। मां आनन फानन में घर के अंदर भागी, घर वालों को बुलाया, लेकिन जैसे ही लड़की के पास जाके उसका चेहरा देखा गया, मां के होश उड़ गए, क्योंकि घर के बाहर पड़ी हुई लड़की उनकी ही बेटी थी। मां को समझ नहीं आया कि जिस बेटी की शादी हो चुकी है, जो अपने ससुराल में रहती है, वो यहाँ कैसे पहुंची और आखिर उसकी मौत कैसे हो गई। जैसे ही बाकी घर वालों ने शव को देखा, घर में कोहराम मच गया। पहले तो घर वालों को समझ नहीं आया कि अब क्या करें, हर कोई सदमे में था। लेकिन फिर घर का सीसीटीवी चेक किया गया और जो दिखा उससे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज में एक काली रंग की स्कॉर्पियो कार रात के सन्नाटे में घर के बाहर आकर खड़ी होती है। कार पहले एक यू टर्न मारती है, फिर ठीक दरवाजे के सामने रुकती है। एक शख्स उतरता है, पीछे का दरवाजा खोलता है और बहू की लाश को सीट से खींचकर वहीं जमीन पर फेंक देता है। सेकंडों में ये सब काम होता है और शख्स गाड़ी में बैठकर फरार हो जाता है। रोती बिलखती इस मां ने अपना सब कुछ खो दिया है। जिस बेटी को कभी उसने अपनी गोद में प्यार से पुचकारा था, उसी बेटी की लाश उसने अपने ही घर के दरवाजे पर देखी। बेटी इस घर के आंगन में खेला करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। बाहर के गेट खोले हैं तो देखें कि दूर रोड पर पड़ल है, पैर बुझाया है, तो इनको पापा को उठाए हैं कि देखिए ना कौन औरत पड़ल है। वहाँ गए हैं तो हमारा कलेजा धक धकाने लगा है। तो इनका पापा गए हैं तो देखें तो कहें कि सरिता प्रकाश है लेटल, तो तैयार कर कलेजा फट गया। सुन के दौड़ल गए, हम तो रोने लगे बहुत। मार के लड़का के फेंक दिया हमारे बाबू के। कितना दिन पहले शादी हुआ? हो गया 6 महीना 7 महीना होगा। किसी तरह का कोई दिक्कत? कुछ भी के दिक्कत नहीं है बाबू के। मृतक के परिजनों ने बेटी की हत्या का आरोप उसके पति और ससुराल वालों पर लगाया है। इस मामले में सोनपुर के हरिनाथ थाने में पति सत्येंद्र के साथ 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बात भी सामने आई है कि जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से शव को फेंका गया वो एक दारोगा ही है और उनकी बेटी और उसका पति अक्सर इससे आते जाते थे। सवेरे उठे तो
6:30 बजे देखे कि ये वो औरत की लाश है हमारे दरवाजे के आगे पे, तो गए देखे तो हमारी बच्ची थी। किससे बात हुआ था? जैसे हम अपना बच्ची से सत्य प्रकाश से बात किए थे। बिहार के सोनपुर, जो कि पटना से ज्यादा दूर नहीं है, वहां की ये वारदात है। एक अफसोसनाक वारदात। सिर्फ 9 महीने पहले शादी हुई थी। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम, देख रहा इंडिया में, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर।